बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और वीकेंड ख़राब करने की कोशिश की गई है पीएमएलएन की या हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन शुक्र है कि जो रिचर्ड ग्रेनल है उसने ये बता दिया कि जी ये खबर फेक है। रिचर्ड ग्रेनल को अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया जा रहा है, ये खबर चलाई गई। लेकिन फिर उसने कहा कि ये खबर गलत है। रिचर्ड को पहले ही पूरी दुनिया के लिए अमरीकी सदर का खसूसी एलची तैनात किया गया है और जहाँ पे भी दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स होंगे या ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत होगी तो सदर की मावनत के लिए रिचर्ड मौजूद होगा। तो पाकिस्तान जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे लाजमन उसका एक रोल होगा। बाकी जगहों पे भी जैसे उसका रोल है, अफगानिस्तान पे हो सकता है उसका रोल, यूक्रेन पे हो सकता है, मिडल ईस्ट में हो सकता है। रिचर्ड का रोल जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हो सकता है। तो ये एक वीकेंड खराब हो जाना था, लेकिन रिचर्ड ने बताया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि रिचर्ड के पास इस वक्त कोई बाकायदा ऐसी टीम है या पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है वहाँ से उसको बाकायदा इतला जाती है, रोज़ाना की बुनियाद पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। हनीफ अब्बासी ने और ख्वाजा आसिफ ने एक बयानिया लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने एक यहूदी फैमिली को जोड़ा रिचर्ड के साथ। वो कहता जी मैं इनको जानते ही नहीं, ये कौन लोग हैं और ये क्या चल रहा है। तो वो लगातार जो है वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। ये बयानिया मैं आपको बता रहा था ना पहले भी वीलॉग में कि बयानिया बनाने के अंदर हम बहुत तेज़ हैं। हमने माजी में बहुत बयानिया बनाए, लेकिन उस वक्त बयानिया का तोड़ नहीं होता था क्योंकि मीडिया पूरा कंट्रोल में था। अब सोशल मीडिया है और नौजवानों को फैक्ट चेक करने में महारत है। नौजवान जो है वो फैक्ट चेक करते हैं और फौरी तौर पर पूरा बयानिया उड़ा कर रख देते हैं, जो आजकल हो रहा है। अब आ जाए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। ख्वाजा साद रफीक साहब देखें, वो एक शानदार सियासी कारकुन तो है, उनका करियर है शानदार किस्म का। बार बार वो एमएनए बने हैं, बार बार मिनिस्टर बने हैं, मुशर्रफ दौर में भी वो एक जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। लेकिन यही ख्वाजा साद रफीक जो है वो लतीफ़ खोसा जैसी शख्सियत से अपने हल्के में इलेक्शन हार गए। जहां वो इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया करते थे, वहां वो लतीफ़ खोसा से इलेक्शन बुरी तरह हार गए। तो एक धचका तो उन्हें लगा है। ख्वाजा साद रफीक किसी और दिन खुलकर बात करें या ना करें, वो जब अपने वालिद गिरामी की याद में कोई दिन मना रहे होते हैं तो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो है ना वो खुल के बात करते हैं। तो एक सेमिनार जो है वो था, उसका नाम था बहरानों में घिरा पाकिस्तान, इस्लाह अहवाल कैसे हो, यानी पाकिस्तान ठीक कैसे हो सकता है। तो इसमें ख्वाजा साद रफीक साहब ने कुछ हकायक से पर्दा उठाया और अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना बाई डिजाइन हो रहा है। जिस तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं जावेद लतीफ, अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाए कैसे। क्योंकि अगर जनरल बाजवा और जनरल बाजवा की टीम के खिलाफ बयानियां बनाते हैं तो वो इनके ऊपर एहसानात हैं। वो इनको लेकर आए थे इक्तदार में, उन्होंने इमरान खान का रेजीम बदल कर इनको जबरदस्ती लाकर बैठाया था इक्तदार में बंदे तोड़ के, और जो जुल्म और बर्बरियत है उसका आगाज तब हुआ था। तो अगर ये उनके खिलाफ ज्यादा खुलकर मैदान में आते हैं तो मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो ये समझ जाएगी कि इन्होंने कल को हमारे साथ भी यही करना है। जब हमने नहीं रहना तो अपने सियासी वफाद के लिए हमें कल को गाली देंगे। अच्छा, मौजूदा सियासी क़यादत के ऊपर इल्जाम लगा नहीं सकते। जावेद लतीफ हल्की हल्की टुक टुक करते हैं कि जनाब हमें जबरदस्ती बिठा दिया गया, हम तो जनाब आना ही नहीं चाहते थे, हमारी हुकूमत बनती नहीं है, हुकूमत तो पीटीआई की बनती थी, जबरदस्ती लाकर हमें मैंडेट ही नहीं है, जबरदस्ती बिठा दिया गया। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट की जा रही हैं ताकि हल्की हल्की ढोलकी के ऊपर एक बयानिया बनना शुरू हो जाए। उधर बिलावल ने भी ये कोशिश शुरू की है, लेकिन बाद में आपको मैं बताता हूं। साद रफीक ने एतराफ़ किया कि मुझे इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल्ड जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। अब रिमोट कंट्रोल जमहूरियत क्या होती है? जब जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में हो। किसके हाथ में होगा? एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा। देखिए, जब भी जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा तो सियासतदान वही इक्तदार में होगा जिसके हाथ में बुरश होगा। या तो आप रिमोट कंट्रोल पकड़ लें अपने हाथ में, तो या आप बुरश पकड़ लें अपने हाथ में। तो इन दो सूरतों में आप इक्तदार में रह सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और जो जूते पॉलिश करने वाला बुरश है वो इस वक्त पीएमएलएन के हाथ में है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में सख्त मुकाबला है कि ज्यादा अच्छी पॉलिश कौन करता है। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान से इख्तलाफ नहीं है मेरा कोई जाती, उन्होंने मुझे जेल में नहीं डाला, मुझे जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था, उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता।
उनका पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे हक में आप बात क्यों नहीं करते, तो मैं ये कहता हूं कि वो अपनी गलती तो माने। तो बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक साहब, क्या नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें नहीं गिराई? और पीएमएलएन के खिलाफ अगर इमरान खान साहब की कोई साजिश थी तो आपकी हुकूमत तो गिरी नहीं, आपने तो अपने 5 साल पूरे किए थे। इमरान खान की तो आपने हुकूमत ही गिरा दी। नवाज शरीफ ने 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई, जरदारी की हुकूमत गिराने की साजिश की और गो जरदारी गो का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत गिराई और जबरदस्ती अपने भाई को वजीर आजम बनवाया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। नवाज शरीफ ने जुनेजो के खिलाफ साजिश की। नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक के साथ मिलकर अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ साजिश की। नवाज शरीफ ने आईजेआई का एक इत्तेहाद भी बनाया। मेरे पास से वो बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर निकल के आई है। आजकल जो है वो स्क्रोलिंग करते हुए चीज़ें मिल जाती हैं, तो इस तस्वीर को आप देखें तो आप हैरान हो जाते हैं। ये एक अखबार का पूरा पेज है और ये पेज आपको बता रहा है कि जनाब किस तरीके से जब आईजेआई जीती थी तो बेनज़ीर का मजाक उड़ाया गया था मशरिक अखबार के अंदर, और आईजेआई की फतह को किस तरह पेश किया गया था। इसमें अल्ताफ़ हुसैन भी थे, जमात इस्लामी भी थी, और जितनी मजहबी जमातें वो भी सारी इसके अंदर थी। ज़ियाउल हक का बेटा जो है वो भी इसके अंदर शामिल था, फिर ये नवाज शरीफ भी इसके अंदर शामिल थे। सब ने मिलकर किया और नवाज शरीफ साहब को बना दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जितनी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की हैं, क्या नवाज शरीफ ने एक मरतबा भी कौम से माफ़ी मांगी या अपनी गलती का एतराफ़ किया? नवाज शरीफ हमेशा गलती करने के बाद रोते रहे, उन्होंने एतराफ़ अपने जुर्म का कभी नहीं किया। इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने खुद एतराफ़ किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी। इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने कहा कि फौज की मदद से इक्तदार में, कमजोर इक्तदार में आना मेरी गलती थी, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। ये इमरान खान साहब ने अपने एतराफ़ कर लिए हैं, अपनी गलती तस्लीम की है। लेकिन ख्वाजा साहब, आप इमरान खान से तो कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने नवाज शरीफ से कभी पूछा? और वो जो केसेस आपके खत्म हुए हैं जाली अकाउंटों वाले, वो तो केसेस मौजूद हैं, उनके जवाब तो आज तक नहीं आए। लंदन के अपार्टमेंट सारी दुनिया को नजर आ रहे हैं, आज तक उनका जवाब नहीं आया। इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने हैं 180 से ज्यादा, नवाज शरीफ के ऊपर जो 2-4 केस बने उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। बहरहाल ख्वाजा साद रफीक साहब ने फिर गवाही दी है और आहिस्ता आहिस्ता सब गवाही दे रही है। 2 ख्वाजगान की कहानी है, एक ख्वाजा साद रफीक है और एक ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा साद रफीक ने यानी अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की, एक इज्जत बचा गया और दूसरा ख्वाजा जो है वो अपनी सीट बचा गया। ख्वाजा आसिफ वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब से इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा परेशान भी वो हैं। इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी सियासत है, इनका गद्दी का मसला है और सियालकोट से लगातार ये जीतते आ रहे हैं, एमएनए बनते आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस में इन्हें शिकस्त हुई है और शहर में इनकी इज्जत खराब हो रही है। पूरा शहर कहता है कि ख्वाजा आसिफ 2013 में इलेक्शन हार गए थे उस्मान डार से, लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब धांधली से जीत गए, जिसपे पूरा साल शोर मचा रहा, बल्कि 4-5 साल शोर मचा रहा। उसके बाद 2018 में ख्वाजा साहब ने खुद बताया कि मैं इलेक्शन हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा को फोन किया और उसके बाद जब नतीजा आया तो मैं इलेक्शन जीत गया। 2024 में पूरी दुनिया इस बात की गवाही देती है और आलमी इदारे भी गवाही देते हैं, जो सर्वेस करने वाले हैं उन्होंने भी गवाही दी है कि 2024 में फॉर्म 45 जो है वो उसके मुताबिक जीत गई थी रेहाना डार साहिबा, जबकि जाली फॉर्म 47 के ऊपर ख्वाजा आसिफ को जितवाकर वजीर दिफा बना दिया गया। इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और नफरत ख्वाजा आसिफ साहब में दिखाई देती है। उन्होंने हमेशा निजी नौयत के हमले किए, हत्ता कि शौकत खानम अस्पताल को भी उन्होंने नहीं बख्शा। ख्वाजा साहब बहुत परेशान है, यानी उनकी बातें सुनते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक बेबसी महसूस कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 15 दिन पहले तक कोई भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहता था, अब इमरान खान कैसे राजी हो गया मुज़ाकरात के लिए, हमारे साथ कोई गेम हो रही है। तो मैं बता देता हूं कि आपके साथ गेम क्या हो रही है ख्वाजा साहब। मामला यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आपकी जमात के लिए या किसी भी जमात के लिए अमेरिका से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगी। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सारे मामला आप ये देखें ना, ट्रेनिंग के मामला हों, दिफा के मामला हों, आपकी मईशत के मामला हों, आपके जितने मामला हैं, आप रिटायरमेंट के बाद जाके घर लेने हो या जो कुछ भी हो, वो मगरिब के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी आपका एक रिटायर ऑफिसर, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो आपका जो है वो पाक फौज का है या किसी भी जगह का है, वो आपको रशिया में या चाइना में रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा। ये सारे आपको अगर या तो पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ जो बाकी होंगे वो आपको मिलेंगे मगरबी ममालिक में। तो ख्वाजा साहब ये ऑब्वियस है कि उनसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, आपके साथ ये बिगाड़ देंगे, कोई मसला नहीं। अगर पब्लिक के साथ इनकी सुलह हो जाए और आपके साथ बिगड़ जाए तो फिर आप गालियां देना शुरू कर दीजिएगा।
लेकिन अब पीएमएलएन के लिए प्रॉब्लम यह है कि जिस लड़ाई में उन्होंने अपनी सारी की सारी मकबूलियत का बेड़ा गर्क कर लिया, उस लड़ाई में अगर वो एक दफा फिर अकेले रह गए तो फिर फायदा क्या हुआ लड़ाई का। इस सवाल के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। एक और खबर है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात और उन्हें पाकिस्तान में वापस लाकर बसाने का इल्जाम DGISPR ने इमरान खान साहब के ऊपर लगाया था और यह कहा था कि किस शख्स की जिद है जिसकी वजह से उनको लाकर यहां बसाया गया और उनको यहां सेटल किया गया, और फिर इमरान खान साहब को दोगला करार दिया था, ये DGISPR के गले पड़ गया। मैं ये बयान गले ऐसे पड़ गया, यानी वैसे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा तजादात हैं जिनके ऊपर लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे बड़ा तजाद है, ये सबसे खौफनाक स्टेटमेंट है उनका जो बुरी तरह पूरा गले पड़ गया। क्योंकि इसमें जो पीएमएलएन के हमायती दानिश्वर या सहाफ़ी हैं, इस हुकूमत के साथ जिनकी हमदर्दी है, वो भी इसमें इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। पीएमएलएन के अपने वुज़रा और अपने लोग इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। इमरान खान के अपने वुज़रा इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान का सारा मीडिया इमरान खान के हक में गवाही दे रहा है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे DGISPR अब तनहा खड़े हैं। उन्हें यह स्टेटमेंट देने से पहले यह देखना चाहिए था कि हकायक क्या है। वो बयान करेंगे तो लोग मान तो नहीं लेंगे ना। अब मिसाल के तौर पर उनका एक स्टेटमेंट है जी कि मुसल्ला लोग जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट था कि लोग मुसल्ला थे, वो आए, उन्होंने गोलियां चलाई और फिर ये बाद में बयानिया इसलिए बनाया कि वो भाग गए। तो बात यह है, जिनके पास हथियार थे वो क्यों भाग गए? क्या धुएं से डर के भाग गए? यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि मुसल्ला लोग वहां पे खड़े हैं, सामने सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, वो गैर मुसल्ला है और वो सिर्फ आंसू गैस चलाएंगे और मुसल्ला लोग भाग जाएंगे और एक भी सिक्योरिटी फोर्स वाला जख्मी नहीं होगा और मुसल्ला लोग अपने लोगों को कत्ल कर देंगे। ये तो कॉमन सेंस ही नहीं मानती कि मुसल्ला लोग गैर मुसल्ला लोगों से भाग गए। कॉमन सेंस ही नहीं है। और जो गैर मुसल्ला है उनमें से कोई भी जख्मी नहीं हुआ और जो मुसल्ला है उन्होंने अपने साथियों को जख्मी भी कर दिया। ये बड़ी अजीब किस्म का एक स्टेटमेंट था जिसका कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है। हकायक चेक करें तो वो भी मौजूद नहीं है, फुटेज चेक करें तो वो भी मौजूद नहीं है। और अगर कॉमन सेंस की कसौटी के ऊपर रख के आप इसको देखें तो फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि जो मुसल्ला लोग हैं उनको भागने की क्या जरूरत थी। बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त करते हुए वो यहां तक पहुंच गए और अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद सिर्फ उसी शेलिंग से वो भाग गए। ये तो पॉसिबल नहीं था, हालांकि वो कह रहे हैं उनके पास हथियार भी थे। लेकिन जो सबसे खौफनाक बयान गले पड़ा है वो TTP से मुज़ाकरात वाला मामला है। अब इसमें यह साबित हो चुका है, यानी दर्जनों स्टेटमेंट्स अब तक आ चुके हैं। इनमें कुछ बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन बंदा अब यह बात कर रहा है। इसमें एजाज सैयद साहब हैं, अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। एजाज सैयद साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ अमीर इस वक्त काबुल गए और TTP के सरबराह को कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी। फैज़ अमीर उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। ये जब इमरान खान की हुकूमत गई तब भी ये कोर कमांडर पेशावर थे। अच्छा, इसके बाद जनाब ये एक स्टेटमेंट जो है नजम सेठी साहब का है। नजम सेठी साहब ने कहा कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिचर्ड ग्रिनल के ऊपर बात तक नहीं की। हुकूमत अमरीकी मुदाखलत पर बात कर रही है लेकिन ISPR ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका ओहदेदार इमरान खान से मुलाकात कर रहा है तो इस पर भी उन्होंने खामोशी रखी। अच्छा, ये तो एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन नजम सेठी साहब का एक स्टेटमेंट इस हवाले से भी आया है कि 14 मरतबा मुज़ाकरात किए गए 2008 से लेकर 2018 तक, जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी। तो मुज़ाकरात तो तब भी हो रहे थे, तो मुज़ाकरात तब इमरान खान तो नहीं कर रहे थे, तब तो ये फौज मुज़ाकरात करवा रही थी। अब इसके और ये जो स्टेटमेंट मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूं, 2008 से 2018 तक सेटलमेंट के लिए 14 मुज़ाकरात हुए, बातचीत करके रोकने की कोशिश की गई। गुड तालिबान बैड तालिबान कहा गया। सिर्फ इमरान खान के सर पर इल्जाम धरना गलत है, एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसियां थीं। अब इसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट जारी किया है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उन्होंने हकायक सामने रख दिए बाकायदा सबूतों के साथ। उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत जाने के बाद ये मीटिंग शुरू हुई थी TTP के साथ और उसमें इन्होंने कहा था जी हम ये करेंगे और तब इन्होंने इत्तफाक राय किया था और जब ये उनको लाना शुरू हुए थे तो हमने इसकी मुखालफत की थी। हमारी मुखालफत के बावजूद ये लेकर आए और उसके नताइज अब हम पाकिस्तान में भुगत रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की तरह जो है ना वो मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन सोशल मीडिया के नौजवानों की मेमोरी बहुत अच्छी है और उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल कर सामने रख दी हैं। अब दर्जनों ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें जो है वो DGISPR को अब चाहिए कि इसके ऊपर या तो वो वजाहत दें, क्योंकि इसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर दिया है। इज इट पॉसिबल फॉर इमरान खान कि वो कोई केस करें इस पर कि जनाब मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया एक रियासती इदारे की जानिब से? इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान में देखिए कानून में शायद पॉसिबल हो लेकिन प्रैक्टिकली शायद ये मुमकिन ना हो। मेरा वैसे एक सवाल है, जो कानूनी राय जानते हैं लोग मुझे बता दें
मेरे दिमाग में ये सवाल है, मैं वैसे पता करूंगा कि क्या इमरान खान साहब केस कर सकते हैं कि जनाब मेरे ऊपर एक गलत और झूठा इल्जाम लगाया गया है रियासत के एक इंतहाई जिम्मेदार इदारे की जानिब से, या वो इदारा अपना बयान वापस ले तो, या फिर उसके खिलाफ जिसने बयान दिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या इमरान खान साहब ये कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पहले मरहले के तौर पे इमरान खान साहब को एक लेटर लिखना चाहिए जीएचक्यू को, जिसमें वो फैक्ट चेक करके ये सारी चीजें भिजवाएं और वो ये कहें कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इसका जवाब दिया जाएगा कि मैं मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसले कर रहा था वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के फैसले थे और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे बाद आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर उन पे इंप्लीमेंट किया था और आने वाली हुकूमत की मर्जी से इनको वापस लाया गया था। हमने उस वक्त मुखालफत की थी और उसके नतायज पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, लिहाजा आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। नाज़रीन, बिलावल जरदारी ने हल्की आंच के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी है नूरा कुश्ती की, और नूरा कुश्ती इनको करनी पड़ेगी। वजह यह है कि इन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बताना चाहते हैं कि नून लीग की सियासत से या उन्होंने इस मुल्क में जो गंद मारा है पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात बिलावल अब बावर करवाना चाहते हैं अमेरिका को और मगरबी दुनिया को। इनके जरा स्टेक्स वहां ज्यादा हैं, तो ये बताना चाहते हैं जनाब हमारा इस गंद के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ना हम इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के अंदर सख्ती करना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के अंदर एक्स को बैन करना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटना चाहते हैं। तो बिलावल साहब, मेरे ऊपर, अरशद शरीफ के ऊपर और बाकी सहाफियों पे सबसे पहले जो पर्चे हुए थे ना, वो मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत में हुए थे सन 2022 में। आप लोगों ने किए थे सबसे पहले पर्चे, सबसे ज्यादा जुल्म और जबर आपने किया बिलावल साहब, सबसे ज्यादा आपने किया। और बिलावल जरदारी साहब को मैं याद दिला दूं कि जब मुतनाज़ तरीन आईनी तरमीम की जा रही थी अदालत को काबू करने के लिए, तो बिलावल ने उस वक्त ब्रूट मेजॉरिटी की धमकी लगाई थी। बिल्कुल आईनी तरमीम से पहले, एक दिन पहले उन्होंने धमकी लगाई, ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए मैं करूंगा, तुम देंगा। ये बिलावल का स्टेटमेंट था। फिर जब सानिया डी चौक हुआ, उससे बिल्कुल पहले बिलावल ने डंडे वाली जमहूरियत की धमकी भी लगाई थी। यानी आईनी तरमीम ब्रूट मेजॉरिटी से और डी चौक का सानिया डंडे वाली जमहूरियत से, ये एक्चुअली बिलावल का असल चेहरा है। अब ये उस चेहरे के ऊपर मलमाकारी करना चाहते हैं जमहूरियत की, तो ये बिल्कुल ना ये जमहूरी है ना इनकी पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी है। अब ये थोड़ा सा एक तासुर बना रहे हैं कि हम जनाब खिलाफ हैं, और ये बयानियां भी अब मार्केट में बेचना शुरू कर दिया गया कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई हुकूमत बना लेगी और पीएमएलएन को बाहर कर देंगे। तो ये पीटीआई की सियासी डेथ हो जाएगी उस दिन, जिस दिन वो ये करेंगे। यानी इससे बड़ी सियासी खुदकुशी हो नहीं सकती कि बिलावल और जरदारी के साथ मिलकर, इनके चोरी के मैंडेट के साथ मिलकर इमरान खान साहब इनके साथ हुकूमत बना लें। अब बिलावल ने कहा कि हुकूमत को एकतरफा फैसले करने का मैंडेट हासिल नहीं है, हुकूमत किसी भी एकतरफा फैसले पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल और इशूज़ को अहमियत देती है, और जनाब अवाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ हैं। अवाम माशी अमनो अमान और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से परेशान है। तो जनाब आपकी हुकूमत है, आपने क्यों किया अवाम को परेशान? पिछले तकरीबन 2.5 साल से 3 साल से आप लोग पाकिस्तान के पौने 3 साल से हुक्मरान हैं। पौने 3 साल से आपका सिक्का चल रहा है इस मुल्क में, जो आप चाहते हैं वैसे होता है। आपकी अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत भी आपको ला कर दी गई थी। आपके अपने बगल बच्चे हैं, उनमें से एक आपका बंदा जो है वो वजीर दाखिला आज बना हुआ है, और दूसरा जो है आपका बंदा जो है वो वजीर आला बना हुआ है बलूचिस्तान का। तो सारा निजाम तो आपके कंट्रोल में था बिलावल साहब। तो आप लोगों ने पौने 3 साल में अवाम का जो जूस निकाला है, अब उसका मलबा आप नून लीग पे तो ना डालें। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वफाक का रवैया ऐसा ही रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा हुआ, हमने हुकूमत साजी में इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया, उनके साथ तय हुआ था कि चारों सूबों की पीएसडीपी को मिलकर बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हुकूमत के पास 90 की दहाई वाली 2/3 अक्सरियत नहीं है, और हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत से फैसले करना का मैंडेट तो है, लेकिन यकतरफा कोई भी फैसला करने का मैंडेट हासिल नहीं है, और यकतरफा फैसला वो जो कि मुतनाज़े भी हो। फिर बिलावल ने तनकीद की, जनाब इसके ऊपर ये शार्क पाकिस्तान की क्यों खा जाती है केबल, और इंटरनेट की बंदिश पे भी 1-2 दिन से बिलावल के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो बिलावल साहब, आप और आपकी पार्टी तो इसकी बेनिफिशरी है। आपने कब पार्लियामेंट में खड़े होकर इसके ऊपर रोला डाला? सदर पाकिस्तान ने कब हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल किया जाए, ये वीपीएन वाला ड्रामा बंद किया जाए, फौरी तौर पे पाकिस्तान में एक्स को जो है वो बहाल किया जाए? कब आप लोगों ने ये फैसला किया? कब आप लोगों ने ये मुतालबा किया? आप इसके बेनिफिशरी हैं, और आप वही कर रहे हैं जो आपको एस्टेब्लिशमेंट कह रही है। देखिए, हुकूमत
ना मैंडेट नून लीग के पास है, ना मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है। जिनका मैंडेट है वही फैसले कर रहे हैं और वो इन दोनों को डंडे के साथ हाँक रहे हैं। अब ये इक्तदार में बैठे तो हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इक्तदार इनका अपना नहीं है, इसकी मलकियत किसी और के पास है और ये बेचारे बदमजा भी हो रहे हैं और इक्तदार में भी बैठे हुए हैं। नादरीन, एक अच्छी खबर है कुरम एजेंसी से। वहां पे जब कबायली जरगा बैठा तो एक फैसला हुआ कि जो भारी हथियार हैं वो हवाले कर दिए जाएं सरकार के, और वहाँ पे दुआ भी करवाई गई और ये फैसला किया गया कि अब अगर कोई फरीक फायरिंग करेगा या कत्लेआम करेगा तो उसको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि जो कत्लेआम वहाँ पे हुआ और जो वहाँ पे एक बहरान पैदा हो गया था इंसानी, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जिन लोगों ने काम किया वो सारे शुक्रिया के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये उनकी ड्यूटी थी, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत बड़ा सानिया वहाँ पे हुआ, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहाँ पे हुआ, जिसको हम याद रखेंगे और अगर हमने इस अलमिया से सीखा तो आइंदा हम इन चीज़ों से बच भी सकेंगे। नाज़रीन, कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करनी है अगले वीडियो में करता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।